विनोद खन्ना, अक्षय खन्ना के पापा, अक्षय खन्ना जो रेस मूवी और हंगामा सारी मूवीज़ में आ गए, विनोद खन्ना विनोद खन्ना खुद उनके आश्रम में गार्डनिंग करते थे। और कुछ लोगों को लगता है उन्होंने उनको छोड़ दिया, आप लास्ट मोमेंट तक उनका वो देखो, वो ओशो की माला पहनते थे, उन्होंने छोड़ा नहीं था, उनका कर्तव्य हो गया था, उनका काम हो गया था, तो वो आ गए थे और उनको वापस बॉलीवुड को समर्पित करना था, पॉलिटिक्स में जाना था, तो वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे थे, एज सिंपल इज दैट। सही है। तो इस प्रकार से वो पूरी तरीके से एक समय, तो ओशो एक ऐसा विचार है जिसको पूरा बॉलीवुड मानता है, हर किसी के लाइब्रेरी में आपको ओशो की किताब मिलेगी दिखी मिलेगी। जाएगी, लेकिन कुछ लोग खुल के एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोग बोल नहीं पाते। आज आशुतोष राणा जी कहते हैं कि हाँ भाई हम तो फॉलो करते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं, जैसे ओशो की एक बहुत बढ़िया एक छोटी सी किस्सा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, तो एक बार क्या होता है कि ओशो दुनिया भर में भ्रमण तो करते ही रहते थे, हम्म। तो वो एक चीज़ देखते हैं कि यार अगर हम दिल्ली जाते हैं तो ये बेसिकली ओशो की एक किताब है, सो ओशो की किताब है सीरियसनेस के ऊपर, और उसमें 5,000 जोक्स हैं जी। सो ओशो की एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन रही कि जब दिल्ली जाते हैं जोक्स वही रहते हैं, बट जोक्स में किरदार सरदारों को बना देते हैं। जब वो जाते हैं विदेश में, तो विदेश में इन द सेंस लेट्स से पाकिस्तान, तो वहाँ पे पठान बन जाते हैं, जोक्स वही सेम रह जाते हैं। यूएस चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं, आयरिश को बना देते हैं, यूके में टेक्सन्स को बना देते हैं। तो इन्होंने देखा कि यार जोक्स तो वही रहते हैं, किरदार बदलते जा रहे हैं, ये क्या है। तो पता करने की कोशिश करी कि जोक्स का ओरिजिन्स कहाँ से हुआ है, और जोक्स का ओरिजिन 17th सेंचुरी में जिविश लोगों से हुआ था। और जिविश लोग से ज़्यादा पेनफुल आज तक कोई भी सभ्यता नहीं रही, इतने टॉर्चर उनको किया गया, इतना उनको प्रताड़ित किया गया। तो इससे सीखने क्या मिलता है, सीखने ये मिलता है कि जो सबसे ज़्यादा तड़पता है ना, उसी को हंसी का मायना समझ में आता है, खुश रहने का मायना। तो अगर आज अगर कोई हमारा वीडियो देख रहा है, वो बहुत डिफ़िकल्टीज से जा रहा है ज़िंदगी से, तो याद रखिए कि हर शाम के बाद एक उजाला आता ही है, हर कांटे भरे रास्ते के बाद आपको रोज़ के रास्ते मिलते ही हैं, गुलाबों के रास्ते मिलते हैं। तो हार नहीं माननी है, क्योंकि हर बड़ा इंसान जो आज बड़ा बना है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से गुजरा है। जस्ट बिकॉज आपको पता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं गुजरा है, हर बड़ा इंसान गुजरा ही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एनलाइटमेंट के बारे में मुझे थोड़ा सा जानना है। वो जब भी एनलाइटमेंट देते हैं तो वो लोग रोते हैं, लोग अपने पास्ट को याद करते हैं, या क्या क्या सो एग्जैक्टली होता बेसिकली है? देखिए, वो होता है शक्तिपीठ होता है। सक- ओशो शक्तिपीठ देते थे, जिसमें कि वो अपनी एक उंगली रखते थे जिससे कि सामने वाला, ये एनलाइटमेंट नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस होता है कि आप ओशो को अपना गुरु मानते हैं, उस माला को धारण करते हैं, और आप बोलते हैं कि आप ये सारे फॉलोज करेंगे, प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है, देखिए साइंस भी कहता है कि यहाँ के पीछे अगर आप जाते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि मोस्ट पावरफुल है, वो काम करना बंद कर दिया तो हम लोग खत्म। सेम हमारे सारे ग्रंथों में भी लिखा गया है कि यहाँ पे थर्ड आई रहता है, कि थर्ड आई एक्टिवेशन इसलिए कहा जाता है कि थर्ड आई को एक्टिवेट अगर कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हो जाती हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि ओशो जब ये चीज़ करता है, आपने देखा होगा कि ओशो जब भी शक्तिपीठ करते थे तो लोग पागलों जैसे नाचने लग जाते थे, हंसने लग जाते थे, सब रोने लग जाते थे, ये सारी आपने खुद ने भी अपने आंखों से यस, देखा है ये देखा वाली है चीज़। मैंने। तो वो कुछ नहीं होता, वो उनके एनर्जी सेंटर को जब टच करते हैं ना, तो वो दो ज़्यादा वाइब्रेशंस जिस हिसाब से होने लग जाता है। सो बेसिकली ये एक तरीके से बोलते हैं कि आप इसके पहले एक अलग इंसान थे, अब आपकी एक नई जर्नी, नया जन्म होगा। सो दैट इज, देखिए एनलाइटमेंट बोलना बड़ा आसान है, बट एनलाइटमेंट बहुत कम लोग हो पाते हैं। एनलाइटमेंट मतलब सेल्फ अवेयरनेस होता है। जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो तब आपको खुशी से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, जब बहुत दुखी है तो दुख से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, रो रहे हो तो उससे भी नहीं, किसी के जाने का भी दुख नहीं, किसी के आने का भी दुख नहीं। आप याद रखिए, ओशो एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक धोती लुंगी में भारत में भी आराम से रुके, और उसके बाद वो रोल्स रॉयस में भी रुके, और वापस भारत में भी नॉर्मल आके भी रुके। करेक्ट। तो बेसिकली इनको कोई कोई चीज़ से अटैचमेंट नहीं होता है। आपको पता है ओशो की माता जी ने खुद ने आके उनसे दीक्षा ली थी, और उनके पिताजी को कहीं ना कहीं ईगो था, देखो बाप तो बाप होता है कि यार कैसे, बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ऑल्सो वो भी आए और समझ गए कि भाई ओशो ओशो है। और ओशो ओशो से मेरे को एक और याद आया, ओशो हर संप्रदाय के सारे बड़े लोगों को मानते थे। ओशो से एक बार पूछा गया कि आप सबसे ज़्यादा किसको मानते हो, कुछ 12 लोगों के नाम बताओ कि ये एनलाइटेंड है, एनलाइटेंड बींग्स जो धरती पे आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा कृष्ण है, उन्होंने कहा शिव है, उन्होंने गोरख का नाम लिया, उन्होंने इस तरह से बहुत सारे भिन्न भिन्न नाम लिए। फिर उनको कहा गया कि आप 8 के नाम लो।
उन्होंने वापस कृष्ण लिया, तो किसी ने उनसे पूछा कि आपने राम का नाम क्यों नहीं लिया? बोले क्योंकि कृष्ण में जो गुण है वो राम के गुण हैं उनमें, तो मैं, क्योंकि आप कम करने बोल रहे हो। जब 4 नाम लेने बोले तो कृष्ण तो उन्होंने नाम लिया, उन्होंने बाकी भी नाम लिया, लेकिन गोरख उन्होंने हमेशा रखा। तो उन्होंने पूछा यार गोरख आप क्यों रख रहे हो, समझ में आ रहा है कृष्ण शिव, आप गोरख हमेशा क्यों रख रहे हो, बुद्ध? तो उन्होंने कहा क्योंकि गोरख तंत्र के वो सिद्धवान इंसान है, उनके आगे और कोई उतना ज़्यादा एनलाइटेंड नहीं हुआ है। हम अगर लोगों ने अपना काम यस किया, यस यस लाइक्स यस। किया तो हम अगले पार्ट में गोरख जी के बारे में भी बात करेंगे। तो इस प्रकार से थे, 100%। तो बुद्ध के भी बारे में बात करते थे, गोरख के बारे में बात करते थे, इस प्रकार से ओशो का रहा। अमेजिंग अमेजिंग। तो सर आपके साथ मुझे सच में वो सारे मोमेंट तो याद है, हम जब भी नेपाल गए थे। मैं कभी पूना आश्रम में नहीं गया हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया है, तो क्या डिफरेंस है दोनों सो में? बेसिकली क्या हुआ कि ओशो के जाने के बाद जिन लोगों ने आश्रमों को संभालना शुरू किया, उन लोगों ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी रख दिए। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आज उतनी भीड़ नहीं जाती है वहाँ पे, ऑब्वियसली फॉर 2 रीजंस। पहला, ओशो खुद नहीं है अपने शरीर में, और दूसरा है कहीं ना कहीं जो भी लोग जाते हैं वो रिव्यू यही देते हैं कि वो थोड़ा कमर्शलाइज हो गया है, घुसने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं, हर चीज़ के लिए पैसे लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे वहाँ पे आलोचनाएं की गई हैं लोगों द्वारा, तो उस चक्कर में लोग वहाँ पे कम जाना चाहते हैं। नेपाल में कहीं ना कहीं उसके अस्तित्व को अभी भी सुरक्षित और जीवित रखा गया। आज भी वीकेंड पे वहाँ पे लोकलाइट्स लोग जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं और फिर आते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको एंट्री के लिए भी वहाँ पे चार्ज किया जाता है। प्लस एनवायरनमेंट वही वाला मेंटेन करके रखा गया जो बुद्ध स्थल कहा जाता है, एनर्जी वो वाला बुद्ध स्थल वहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर कही गई हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। प्लस इंडिया में अभी क्या हो गया है कि आप, बहुत लोग ओशो की किताबें पढ़ेंगे, इंस्पायर हो जाएंगे और वो सोचते हैं कि चलो मैं कोई आश्रम में जाके कुंडलिनी मेडिटेशन सीखूं या डायनेमिक सीखूं। वो प्योर फॉर्म में कोई नहीं सिखा रहा है, बहुत कम लोग हो रहे हैं जो सिखा रहे हैं, सब ने अपना अपना मिश्रण कर दिया है, वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। ओरिजिनल फॉर्म में जितना मैंने देखा है नेपाल में डेफिनेटली एक ओरिजिनल फॉर्म में चल रहा है। तो करेक्ट। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने बस नया नया पढ़ा है वो चले जाते हैं, तो वो इधर उधर भटक जाते हैं, फिर उनका फिर इंटरेस्ट कम हो जाता है, फिर उनको लगता है यार ये तो हम पे वर्क ही नहीं कर रहा है। आपको एक्चुअल वाला करना है, 3 महीने अगर आप करते हो उस तरह के मेडिटेशन, तो आपको खुद वो फील होने लग जाता है। करेक्ट। अब डायनेमिक मेडिटेशन तो आपने भी किया है, 3 यस। महीना करना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि बहुत वो बहुत पूरा वर्कआउट ही है एक तरीके से, ट्रू। क्योंकि आपके सांस पे भी वर्क हो रहा है, बॉडी पे भी वर्क हो रहा है, इन सारी चीज़ पे वर्क हो रहा है। तो दैट इज़ द थिंग। एब्सोल्युटली।